इस बीच देखिए बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को एक जबरदस्त झटका लगा है। चीफ विप मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दिया है। वोटिंग से ठीक पहले चीफ विप का पद छोड़ना क्या कहता है, क्रॉस वोटिंग की आशंका गहरा रही है। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव ने आज सियासी उठापटक का एक ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने का हथकंडा अब दुनिया के सामने जगजाहिर हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी आज का दिन सबक भरा रहा, क्योंकि उन्हें बेहद अपनों ने, बहुत ख़ास लोगों ने ऐसा धोखा दिया जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी के लोगों को शायद ही रही होगी। आज उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि 8वां प्रत्याशी अपना उतार दिया था और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से थे, इसलिए 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट होने के चलते वोटिंग कराई गई। और वोटिंग जब होती है तो राज्यसभा चुनाव अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। और अमूमन जब विधायकों की गिनती कर ली जाती है कि उत्तर प्रदेश में 37 विधायक एक राज्यसभा सीट के लिए चाहिए, तो इस लिहाज से जब जोड़ घटाना किया जाता, 2 विधायक कम पड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए, और वहीं बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया जिसके लिए उन्हें 8 विधायकों का वोट चाहिए था। और इसके लिए ये सुर्खियों में आ गया राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। और बीजेपी ने अपना फिर से वही चेहरा सामने रख दिया, जिसके चलते अब बीजेपी इस राजनीति के स्तर तक आ गई है कि कल तक जिनको अपराधी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी जो कुछ कहती रही, जब उनका वोट लेना होता है तो बीजेपी तनिक भी देर नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के सामने भी आज का दिन सबक भरा रहा। उन्होंने भी कहा कि सरकार से लड़ना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत हौसले और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, वरना लोग किसी पैकेज में, किसी मुकदमे के बचने में, ईडी सीबीआई से बचने में या किसी लालच में दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को क्या सबक मिला, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो आज भी एक अकेला शेर सब पर भारी का दावा करती है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी आज भी ये हिम्मत नहीं कर पाती कि चुनाव को बैलेट पेपर से करवाए। लोग कहते हैं बैलेट पेपर से क्या होगा, उसका उदाहरण चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में मिल गया। चुनाव बैलेट पेपर से था, चोरी पकड़ी गई और एक कैमरा वहां पर था। सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया। तमाम मीडिया घराने में बैठे लोग जो इस चुनाव की पैरोकारी करते थे, उनको भी इस चुनाव को रद्द करने के बाद आपने खामोश देखा होगा। ये एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है। वही पार्टी जो एक ज़माने में पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी, आज किसी भी विधायक का समर्थन पाने में कोई गुरेज नहीं करती। और इस लिहाज से मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनमें सबसे पहला नाम है गायत्री प्रजापति। एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल में हैं, जिनके ऊपर बीजेपी ने इतने हमले किए कि बीजेपी कहती थी कि ये चोर, भ्रष्टाचारी, अपराधी कौन कौन लोग हैं, और उनके तरफ से जो उनकी पत्नी है महारानी प्रजापति, उनका वोट लेने में बीजेपी को कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए वह ये सारे तिकड़म कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ मॉडल को अगर आप समझेंगे तो बैलेट पेपर की अहमियत समझ में आएगी। कैसे भी चुनाव जीतना है वो पता चलेगा। 8 विधायक कम थे, क्रॉस वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम विधायक उधर चले गए। फिर भी उन्हें अपना एक संजय सेठ जितवाना था, तो सेठ भारी पड़ गया।
और जनता की राजनीति पीछे चली गई। तो भारतीय जनता पार्टी का यह चेहरा इस समय पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से लेकर के कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगह के राज्यसभा चुनावों ने यह संकेत दे दिया है कि 24 के चुनाव के लिए बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के आम नागरिकों को अगर ये बातें बिल्कुल नहीं समझ में आती या इन बातों से उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता तो मुबारक हो, आप बीजेपी के राम राज्य वाले एक ऐसे देश के लिए तैयार हो चुके हैं जिसमें संविधान अब नाम मात्र का बनेगा, क्योंकि राम राज्य में एक राजा चाहिए होगा और वो राजा अब आपके सामने खड़ा है, जिसके लिए परिभाषाएं बदल जाती हैं, नेताओं के चरित्र बदल जाते हैं जब उन्हें उनका वोट चाहिए होता है। लेकिन सबसे बड़ा दिन आज के लिए समाजवादी पार्टी के लिए था। समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए सुर्खियों में थी। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब से उनका घर धुलवाया गया था उनके दिल में एक कसक थी कि मैं अपने को प्रोग्रेसिव अगड़ा समझता था। मैंने विकास के काम किए, मैंने उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटे, मैंने सड़कों का जाल बिछाया, लोगों को सबको अपना मानता था। लेकिन मेरा घर धुलवा करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि मैं एक पिछड़ा हूँ। आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रकरण, जब शूद्र को लेकर के विवाद हुआ तो सदन में खड़े होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात जब कही कि शूद्र कौन है, तो अखिलेश यादव जी ने अपने तेवर के साथ कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है, और अगर यही शूद्र आपकी ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे। उस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता इन दिनों इतनी शानदार की कि उसने पीडीए का नारा दिया, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और आदिवासी। और इस तरह से समाजवादी पार्टी जब जाति जनगणना की बात करने लगी, समाजवादी पार्टी जब पीडीए की बात करने लगी, तो तमाम वे लोग जो इस विचारधारा से सहमत नहीं थे वो धीरे धीरे इससे असहमत होते हुए अलग होने के रास्ते तलाशने लगे। उन्होंने पहली कोशिश ये की कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर वैचारिक नेता, आप उनके किसी राजनीतिक बयान से असहमत हो सकते हैं लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य के विचार से कभी असहमत नहीं हो पाएंगे। वो पीडीए का मूल विचार था, लेकिन वही सारे नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के खुलेआम मीडिया में बयान देते थे, आपने अखिलेश यादव जी की एक भी टिप्पणी ऐसी सुनी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपमान करने या उनके बात को काटने की थी? लेकिन समाजवादी पार्टी के वे सारे नेता जो लगातार मीडिया में अनाप शनाप बयानबाजी करते थे, आज राज्यसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। उनमें वह भी नेता है जिसने कहा था कि मैं जब जेल में था तो मुझे मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट दिया और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज वह नेता बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ तस्वीरों में दिखा और राममय हो गया। पीडीए से वोट लेकर के वो राम के खेमे में चला गया। और सबसे बड़ा झटका मनोज पांडे का। मैंने मनोज पांडे का जिक्र करने के पहले इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया था। बाकी आप समझते हैं कौन कहां खड़ा था। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को यह बात अब अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जिन्हें इतना सम्मान दिया गया, जब उनकी सरकार थी तो कोई कैबिनेट मंत्री था, जब उनकी सरकार नहीं रही तो विपक्ष में रहने पर मुख्य सचेतक बनाया गया, इतना बड़ा पद, और आज सचेतक पद से इस्तीफा दे करके पीडीए और सामाजिक न्याय की समाजवादी विचारधारा को छोड़ करके वो नेता राममय हो गए। यह समाजवादी पार्टी के लिए एक सबक भरा दिन रहा। इन नामों को गौर से सुनिए और समझिएगा, और इससे भी अगर आपके मन में कोई वैचारिक स्पष्टता समझ में आए तो जरा विचार करिएगा। पहला नाम राकेश पांडे, दूसरा नाम राकेश प्रताप सिंह, तीसरा नाम अभय सिंह, चौथा नाम विनोद चतुर्वेदी, पांचवा नाम मनोज पांडे। एक बार की बात है जब पीडीए के बारे में लोग कहते थे कि आप तो अगड़ों की बात नहीं करते, तो सबको खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने ए का मतलब अगड़ा भी समझा है। मगर मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव ने अखिलेश यादव जी को यह समझा दिया होगा कि जो ए है वो क्या है और कौन उनके साथ विचारधारा की प्रतिबद्धता में खड़ा है। महाराजी देवी गैर हाजिर रही, पूजा पाल एनडीए को वोट दिया, आशुतोष मौर्य गैर हाजिर रहे, और इनमें लेकर के इशारा किया अखिलेश यादव जी ने। कोई अपने मुकदमे बचा रहा है,
कोई अपनी बेनामी जमीनों को बचाने लगा, किसी को सुरक्षा चाहिए तो किसी को पैकेज चाहिए। इसका मतलब ऐसे सारे लोगों के लिए विचारधारा केंद्र में नहीं थी। राज्यसभा चुनाव ने तमाम विपक्षी दलों के साथ समाजवादी पार्टी को एक लिटमस टेस्ट का मौका दे दिया है, पहचानने का मौका दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी इस बात को समझेंगे और पहचानेंगे। एक समाजवादी विचारधारा वो हुआ करती थी जिसमें राम मनोहर लोहिया न पीडीए के हिस्सा होने के बावजूद वो पीडीए के विचार के नायक रहे। अपनों ने ठुकरा दिया मगर लोहिया विचारधारा के साथ खड़े रहे, मोहन सिंह विचारधारा के साथ खड़े रहे। एक ज़माने में यही समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की बात किया करती है। जनेश्वर मिश्र जैसा अब कोई बचा नहीं। कब कौन राममय हो जाए, कब कौन पीडीए को छोड़ जाए, इसे पहचानने में अगर देर हो जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार परिस्थितियां आपको वो मौका देती हैं, बशर्ते आप उस मौके का कितना सही इस्तेमाल करते हैं। ये मौका विचारधारा की लड़ाई का है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा है जो वंचित शोषित 90% लोगों के हक, हुकूक, अधिकार और संविधान को बचाने की बात करती है। किसी भी विपक्षी दल के लिए इससे शानदार मौका नहीं होगा कि वो अपने पार्टी के लोगों का एक वैचारिक इम्तिहान ले ले। भले ही जो छोड़कर जा रहा है उसे जाने दें, और जो इस इम्तिहान में कसमसा रहा हो उन्हें धक्का देकर उधर भेज दें। और थोड़े से लोग भी अगर बचें लेकिन वो वैचारिक रूप से स्पष्ट हों, तेवर से निडर हों और बेबाक हों, उन थोड़े से लोगों को अपने पास रखिए, आप लंबी लड़ाई जीत जाएंगे। मगर अवसरवादी, लालची और डरने वाले नेताओं को वक्त रहते पहचान लेना होता है, वरना सियासत जिस तेजी से बदल रही है शायद ऐसा मौका फिर न मिले। इसलिए राज्यसभा चुनाव के पीछे की असली कहानी यह है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के साजिश और अनैतिक राजनीति को बेनकाब कर दिया है, और समाजवादी पार्टी जैसे तमाम विपक्षी दलों को एक लिटमस टेस्ट का मौका दे दिया है कि समय रहते खुद को और अपनी पार्टी को कायदे से परख लीजिए, ठोंक बजा करके देख लीजिए। जिसकी रीढ़ मजबूत हो, निडर हो, बेबाक हो, ईमानदार हो, विचारधारा में साफ हो, अगर वो थोड़ा नाराज भी हो तो पल्लवी पटेल की तरह उसे अपने पास रखिए, उसे सहेज कर रखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आज बहुत याद आते हैं। पल्लवी पटेल अपनी तमाम नाराजगियों के बावजूद उन्होंने आज पीडीए को वोट दिया है, और जो मुख्य सचेतक था उसने सचेतक पद से इस्तीफा दिया। किसी को टिकट चाहिए तो कोई ज़मीन बचा रहा है, जो पिछली बार जब सपा की गवर्नमेंट थी तो ज़मीन खरीदी होगी, कि मुकदमा वापस करा रहा है तो कोई सुरक्षा ले रहा है, कोई ईडी और सीबीआई से बच रहा है। इसलिए अखिलेश यादव जी को ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई है कि बहुत मुश्किल लड़ाई के वक्त ईमानदार और निडर लोग ही बचते हैं, मगर उन लोगों को सहेजना और इकट्ठा करना विपक्षी दल के नेता की जिम्मेदारी होती है, जो आज भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी विचारधारा के साथ अडिग हो, निडर हो, बेबाक हो, वरना समय जाने पर शायद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।